प्रेजेंटिंग टेल्स फ्रॉम डार्क साइड। इस कहानी की शुरुआत में हमें बेटी नाम की एक चुड़ैल को दिखाया जाता है जो डिनर बनाने की तैयारी कर रही है। दरअसल उसने एक बच्चे को जिसका नाम टिमी है उसे बहुत दिनों से कैद कर रखा है और आज रात को वो उसे पकाकर खाने वाली है। बेटी एक चुड़ैल है, ये उसके गेट के पास रखे जादुई झाड़ू से और उसकी बातों से पता चलता है। वो कुकीज लेकर टिमी के पास जाती है और उसे बताती है कि आज रात मैं तुम्हें बनाकर खाने वाली हूँ। ये सुनने के बाद टिमी घबरा जाता और चिल्लाना शुरू कर देता है। वो समझ जाता है कि उसकी जिंदगी का अंत आ चुका है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। दरअसल इस मॉडर्न जमाने की चुड़ैल ने टिमी को पढ़ने के लिए किताब दी थी जिसका नाम था टेल्स फ्रॉम द डार्क साइड। और टिमी कहता है क्यों ना मैं इस किताब से तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। चुड़ैल इस बात के लिए मान जाती है और अब टिमी उसे कहानी सुनाना शुरू करता है। इस कहानी का नाम होता है लॉट 249, जिसमें ली और एंडी नाम के दो स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। एंडी ली को अपने हॉस्टल ले जाता है जहां पर इन्हें बेलिंगम नाम का एक स्टूडेंट मिलता है जो कॉलेज के म्यूजियम में काम करता है। दरअसल वो बहुत ज्यादा अमीर नहीं है और आज जो कंपटीशन हुआ था उस कंपटीशन से बेलिंगम को निकाल दिया गया था क्योंकि उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया और उस कंपटीशन को जीता था ली। हालांकि बेलिंगम उस कंपटीशन को जीत सकता था, लेकिन एंडी और उसकी बहन सुजैन ने जानबूझकर उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया ताकि उनका दोस्त ली इस कंपटीशन को जीत जाए। और अब बेलिंगम को ये बात पता है। यहाँ पर बेलिंगम के पास एक बहुत बड़ा बॉक्स आया होता है जिस पर लॉट 249 लिखा होता है और इसके अंदर 3000 साल पुरानी मम्मी होती है। बेलिंगम जब इसकी पट्टियां काटने लगता है तो एंडी कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि उसे ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता और वो यहाँ से चला जाता है। जब ली अपने रूम में पहुंचता है तो वहाँ पर एंडी की बहन स्यूसन होती है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। ली उसे सब कुछ बताता है कि किस तरह से बेलिंगम अपने कमरे में एक बहुत बड़ा बॉक्स लाया है जिसके अंदर एक बहुत पुरानी मम्मी है। वहीं बेलिंगम और एंडी को दिखाया जाता है जो उस मम्मी के पेट को फाड़ के उसके अंदर से एक बहुत पुराना कपड़ा निकालते हैं जिस पर कुछ लिखा होता है, लेकिन ये भाषा बहुत पुरानी होती है। बेलिंगम एंडी से पूछता है क्या तुम इसे पढ़ सकते हो। एंडी कोई जवाब नहीं देता और अपने कमरे में चला जाता है। उसके कमरे में जाने के बाद बेलिंगम इसमें लिखी हुई चीजों को, मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देता है और जैसे वो मंत्र खत्म करता है बॉक्स के अंदर से मम्मी का हाथ बाहर निकलता है, जिस समय पता चलता है कि इस मंत्र के द्वारा मम्मी जिंदा हो चुकी है। और अगले पल यहाँ पर लाइट भी चली जाती है। एंडी नीचे फ्यूज चेक करने के लिए जाता है। उसके पीछे वही मम्मी आ जाती है जिसे बेलिंगम ने जिंदा किया है। वो एंडी को उठाकर फेंक देती है। अंधेरा होने की वजह से एंडी उसे देख नहीं पाता और अब बेलिंगम भी उसके पास आ जाता है। इसके बाद हमें एंडी की बहन स्यूसन के चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये दोनों की दोनों स्यूसन के पास चले जाते हैं। दरअसल ली ने जब उसे मम्मी के बारे में बताया था तो वो भी यहाँ पर मम्मी को देखने के लिए आ गई थी। वो इन दोनों को बताती है कि किसी ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। एंडी उस तरफ दौड़ पड़ता है जिस तरफ मम्मी गई होती है। स्यूसन बेलिंगम से पूछती है कि ये कौन था। बेलिंगम कहता है कि शायद कोई चोर था। वहीं मम्मी को दिखाया जाता है जो ली के घर पहुंच चुकी है। ली को पता चल जाता है कि घर के अंदर कोई ना कोई है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता मम्मी उसके सामने आ जाती है और ली को मार देती है। इसके बाद मम्मी सुसन को भी मार देती है। इन दोनों की मौत के बाद एंडी समझ जाता है कि ये सब बेलिंगम ने उसी मम्मी की मदद से किया है जो 3000 साल पुरानी थी। इसीलिए बेलिंगम को बांध देता है। बेलिंगम अब वही मंत्र दोबारा से पढ़ना शुरू कर देता है। तभी एंडी उसके मुंह पर टेप लगा देता है, पर बेलिंगम अपना मंत्र पूरा पढ़ चुका था। मम्मी जिंदा हो जाती है और वो एंडी की तरफ आती है, पर एंडी पूरी तैयारी करके आया होता है, इसीलिए वो मम्मी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसके सर को जला देता है। इसके बाद वो बेलिंगम से कहता है कि तुम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। बेलिंगम गाड़ी से अब इस शहर को छोड़कर जा रहा है, लेकिन एक बार फिर से वो उसी मंत्र को पढ़ रहा होता है जिस मंत्र से उसने मम्मी को जिंदा किया था। रात को एंडी को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में होता है। तभी उसकी डोरबेल बजती है और जब वो दरवाजा खोलता है तो बाहर उसका दोस्त ली और उसकी बहन स्यूसन होती है जो दोनों के दोनों मम्मी बन चुके हैं। बेलिंगम ने उस मम्मी के द्वारा सिर्फ इन्हें मरवाया नहीं था बल्कि इन्हें भी मम्मी बना दिया था। स्यूसन एंडी से कहती है कि बेलिंगम ने हमें तुम्हें यहाँ पर सम्मान देने के लिए भेजा है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है
वही उस चुड़ैल को जिसका नाम बेटी है, जिसे टिमी एक कहानी सुना रहा था, वो टिमी को ओवन में पकाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। लेकिन टिमी कहता है कि मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो चुड़ैल कहती है कि ठीक है, लेकिन ये तुम्हारी आखिरी कहानी होगी। और इसके बाद टिमी उसे दूसरी कहानी सुनाना शुरू करता है। इस कहानी का नाम होता है कैट फ्रॉम हेल। यहाँ ड्रोगन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत अमीर है। उसकी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो दिल के मरीजों के लिए बहुत ही अच्छी दवा बनाती है। ये दवा बहुत फेमस है। वो खुद भी इस दवा को लेता है, यानी कि वो खुद भी दिल का मरीज है। उसकी कंपनी ने दिल की इस दवा को बनाने के लिए 5000 बिल्लियों को मारा था। एक काले रंग की बिल्ली आज भी उसके घर पर है और उसे लगता है कि ये एक शैतानी बिल्ली है। इसीलिए वो हेल्स्टन नाम के एक आदमी को बुलाता है जो कि एक हिटमैन यानी कि किलर है। वो हेल्स्टन को कहता है कि मेरे घर में एक काली बिल्ली है जिसे तुम्हें मारना होगा। हेल्स्टन को ये बात मजाक लगती है, लेकिन ड्रोगन उसे बताता है कि ये कोई आम बिल्ली नहीं बल्कि शैतानी बिल्ली है। मेरे अलावा इस घर में पहले 3 और लोग रहते थे, जिसमें एक मेरी बहन थी, एक मेरा दोस्त था और एक मेरा बटलर। पर इस काली बिल्ली ने एक एक करके सभी लोगों को मार दिया। इसकी शुरुआत उसने मेरी बहन एमेंडा से की, जिसे बिल्लियों से, जानवरों से बहुत प्यार था। वही इस बिल्ली को हमारे घर पर लाई थी। हालांकि मैंने उसे मना भी किया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। और एक रात को जब वो बिल्लियों के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तभी बिल्ली जानबूझकर उसके पैरों के सामने आ गई और मेरी बहन एमेंडा सीढ़ियों से नीचे गिर गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सबको ये एक हादसा लगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि उस काली बिल्ली ने जानबूझकर मेरी बहन को मारा था। इसके बाद उसने मेरे दोस्त को शिकार बनाया। एक रात को जब वो सो रहा था, तो जानबूझकर ये काली बिल्ली उसके मुंह के ऊपर आकर बैठ गई और उसका दम घोटकर उसे मार दिया। इसके बाद मैंने अपने बटलर से कहा कि इस बिल्ली को कहीं दूर छोड़कर आओ। और जब वो गाड़ी में उसे दूर छोड़ने जा रहा था, तभी उस बिल्ली ने उसकी आंखों को नोच लिया, जिससे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी भी मृत्यु हो गई। और अब मैं बचा हूँ। मैं व्हील चेयर पर हूँ, मैं चल नहीं सकता। ये काली बिल्ली अब मुझे भी मार देगी। दरअसल जिस दवा को बनाने के बाद मेरी कंपनी यूएस की नंबर 1 कंपनी बनी, उस दवा को बनाने के लिए हमने 5000 बिल्लियों को मारा था और उसी का बदला लेने के लिए ये बिल्ली अब हमसे बदला लेने के लिए आई है। तुम इस बिल्ली को मार दो, इसके बदले मैं तुम्हें $1,00,000 दूंगा। हेल्स्टन इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और अब वो बिल्ली को मारने के लिए घर में ढूंढने लगता है। वो उसे पॉइजन का इंजेक्शन देकर मारना चाहता है, पर बिल्ली उसके हाथ ही नहीं आती। बिल्ली उसे जख्मी करके चली जाती है। इस बात से हेल्स्टन को बहुत गुस्सा आता है और अब वो अपनी गन उठा लेता है। उसने बिल्ली के लिए चारा डाला होता है और जैसे वो बिल्ली पर निशाना लगता है तो उसका निशाना चूक जाता है। इस बात से वो पूरी तरह से हैरान होता है, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसका निशाना नहीं चुका था। इसके बाद वो बिल्ली पर कई गोलियां चलाता है, लेकिन उसका निशाना नहीं लगता और अब बिल्ली उस पर एक बार फिर से हमला कर देती है। उसे समझ में आ जाता है कि ड्रोगन ने जो भी कहा था सच कहा था और अब वो खुद बिल्ली का शिकार होने वाला है। बिल्ली उसके मुंह के अंदर घुस जाती है, जिससे हेल्स्टन की मौत हो जाती है। अब ड्रोगन भी वहां पर अपनी व्हील चेयर पर आ जाता है। वो देखता है कि बिल्ली उसके पेट के अंदर से बाहर निकल रही है, जिस वजह से ड्रोगन बहुत डर जाता है। उसके सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। पर इससे पहले कि वो उस दवा को खाता, जिस दवा को उसने 5000 बिल्लियों को मार कर बनाया था, उसकी मृत्यु हो जाती है और इस तरह से दूसरी कहानी भी खत्म हो जाती है। वहीं चुड़ैल बेटी को दिखाया जाता है जिसे टिमी ये कहानी सुना रहा था। वो कहती है कि ये बहुत ही डरावनी कहानी थी, क्या तुम्हारे पास कोई लव स्टोरी है? टिमी कहता है कि हाँ, और अब वो उसे लवर्स वॉव नाम की एक कहानी सुनाना शुरू करता है, जिसमें प्रिस्टन नाम का एक आर्टिस्ट होता है जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाता है। वो स्काईलाइट स्टूडियो में रहता है और उसी स्टूडियो के ऊपर एक ग्रेगोयल है। ग्रेगोयल के स्टैचू को अपने घरों में, अपनी बिल्डिंगों के ऊपर इसलिए लगाया जाता है ताकि बुरी शक्तियां घरों से, बिल्डिंग से दूर रहें। वो ग्रेगोयल ऐसा लगता है जैसे प्रिस्टन को देख रहा है। प्रिस्टन इंस्ट्रूमेंट बना रहा होता है जो बन नहीं रहा होता, इसीलिए वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी उसे कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि पास ही के बार में तुम्हारा एजेंट तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जिसे तुम इंस्ट्रूमेंट्स बेचते हो। प्रिस्टन जल्दी से वहां पहुंच जाता है क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत है, और वो बताता है कि तुम्हारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स रिजेक्ट हो गए। इस बात से प्रिस्टन को बहुत दुख होता है।
उस एजेंट के जाने के बाद वो बार में बहुत ज्यादा शराब पी लेता है। रात होने पर बार का जो ओनर होता है वो प्रिस्टन को कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़कर आ जाता हूँ। और जब वो अपने बार को बंद कर रहा होता है तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो अपनी गन निकालकर उस आवाज की तरफ बढ़ चलता है। और जब वो थोड़ा सा आगे जाता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि वहां पर वही ग्रेगोयल होता है जो कि प्रिस्टन की बिल्डिंग के ऊपर था। वो ग्रेगोयल उसे मार देता है। प्रिस्टन जब उस ग्रेगोयल को देखता है तो बुरी तरह से डर जाता है। ग्रेगोयल प्रिस्टन से कहता है कि मैं तुम्हारी जान को बख्श सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। जो भी तुमने यहाँ पर देखा, जो भी सुना या मेरे बारे में तुम कभी किसी को कुछ नहीं बताओगे। प्रिस्टन कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ग्रेगोयल उसकी छाती पर एक पंजा मारता और कहता है क्रॉस इन योर हार्ट। ये कहकर वो वहां से गायब हो जाता है। प्रिस्टन भी यहाँ से भागना शुरू करता और एक दीवार के पीछे छुप जाता है। तभी वो देखता है कि सामने से एक लड़की आ रही है। वो उसकी जान बचाने के लिए उसे दीवार की तरफ खींच लेता है। प्रिस्टन कहता है तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, सड़क पर खतरा है। वो कहती है कि मैं यहाँ पर टैक्सी ढूंढ रही हूँ। प्रिस्टन कहता है कि इतनी रात को तुम्हें यहाँ से टैक्सी नहीं मिलेगी, मेरा घर पास ही में है, तुम वहां से किसी को भी कॉल कर सकती हो। प्रिस्टन उस लड़की को अपने घर ले आता है। वो लड़की बताती है कि मेरा नाम कैरल है, मैं यहाँ पर अपने एक दोस्त से मिलने आई थी, लेकिन मुझे इस जगह के बारे में ज्यादा नहीं पता, इसीलिए मैं खो गई थी। प्रिस्टन उस नंबर पर कॉल करता है जो नंबर उसके पास होता है, लेकिन लाइन बिजी होती है। कैरल जब प्रिस्टन के इंस्ट्रूमेंट्स देखती है तो वो कहती है कि शायद तुम बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हो। प्रिस्टन कहता है बात तुम्हें मेरे एजेंट को जाकर बतानी चाहिए। यहाँ पर कैरल प्रिस्टन की छाती पर वो घाव के निशान भी देखती है जो ग्रेगोयल ने दिए थे, लेकिन जब वो पूछती है तो प्रिस्टन उसे ग्रेगोयल के बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि उसने ग्रेगोयल से प्रॉमिस किया था। यहाँ पर प्रिस्टन और कैरल एक दूसरे के फिजिकली बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। कैरल एक आर्टिस्ट को जानती है जिससे वो प्रिस्टन को मिलवाती है। प्रिस्टन के इंस्ट्रूमेंट्स उस आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं और वो प्रिस्टन को हायर कर लेता है, जिससे प्रिस्टन की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। उसकी पैसों की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। यहाँ से कहानी को 10 साल आगे दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिस्टन और कैरल की शादी हो चुकी है, इनके 2 बच्चे भी हैं और आज वो दिन होता है जिस दिन प्रिस्टन और कैरल मिले थे। प्रिस्टन के दिल में आज भी ग्रेगोयल का वो राज होता है जो उसने कैरल को कभी नहीं बताया था। वो कैरल से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो अपनी जिंदगी की किसी भी बात को कैरल से छुपाना नहीं चाहता और वो ग्रेगोयल के बारे में उसे सब कुछ बता देता है। कैरल ये सुनकर बहुत निराश हो जाती है। वो कहती है कि तुमने वादा किया था, तुम्हें बात मुझे नहीं बतानी चाहिए थी। और अगले पल वो ग्रेगोयल बन जाती है, यानी कैरल ही वो ग्रेगोयल थी जिसे प्रिस्टन ने उस रात को देखा था। पिछले 10 सालों से वो उसकी पत्नी बनकर रह रही थी। प्रिस्टन उससे बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम दोबारा से कैरल बन जाओ, लेकिन ग्रेगोयल अब दोबारा कैरल नहीं बन सकती। प्रिस्टन जब अपने बच्चों को देखता है तो वो भी ग्रेगोयल बन चुके होते हैं। प्रिस्टन ने अपना वादा तोड़ा है, इसीलिए ग्रेगोयल को उसे मारना होगा। ग्रेगोयल उसे मार देती है और इसके बाद अपने दोनों बच्चों को लेकर उसी बिल्डिंग की छत पर बैठ जाती है जहां पर वो पहले बैठा करती थी। इसी के साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती है। वहीं बेटी को दिखाया जाता है जिसे स्टोरी बहुत पसंद आती है। वो बोलती है कि तुमने जानबूझकर अच्छी स्टोरी बाद में सुनाई। टिमी बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें इससे भी अच्छी कहानी सुनाऊंगा, ये उन सब से बहुत अच्छी होगी, इसमें हैप्पी एंडिंग होगी। लेकिन बेटी जो कि चुड़ैल है वो कहती है कि इस बुक में कोई भी हैप्पी एंडिंग वाली स्टोरी नहीं है और अब मेरे पास टाइम भी नहीं है, मुझे तुम्हें अब पका कर खाना होगा। टिमी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। बेटी कहती है कि ये तुम्हारी अपनी कहानी है और अब तुम चुप हो जाओ, लेकिन टिमी चुप नहीं होता। वो कहानी सुनाते सुनाते अपनी जेब से मार्बल्स यानी कि कंचे निकालता है और फ्लोर पर फेंक देता है। बेटी उसे मारने के लिए अब उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन मार्बल्स पर उसका पैर फिसल जाता है। वो टेबल पर जाकर गिरती है जिससे बहुत सारी लोहे की सुइयां उसकी पीठ में चुभ जाती है। उसके पास से वो चाबी भी गिर जाती है जिस ताले से उसने टिमी को बांधा है। टिमी चाबी उठाकर अपने आप को आजाद कर लेता है और बेटी को उसके बूचर ब्लॉक के ऊपर धकेल
लेकर ओवन के अंदर डालकर जला देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अंत में हमें दिखाया जाता है जहां पर टिमी हमसे पूछता है कि आपको हैप्पी एंडिंग पसंद नहीं है, यानी कि उसकी अपनी कहानी की ये एक हैप्पी एंडिंग थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 1990 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.3। इस फिल्म का बजट था $3.5 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $16.3 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई हो।